नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, चैप्टर नंबर 6 विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। छोटा जो चैप्टर है दिखने में, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशंस थोड़ा डेरिवेशन हमको करना है इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन में देखिए पहले वेव मोशन। व्हाट इज वेव मोशन? अ वेव मोशन इज अ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। कोई भी मीडियम में पीरियोडिक या ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस अगर हम करते हैं तो विच इज प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ फाइनाइट स्पीड, कुछ स्पीड के साथ हमारे पास वो प्रोपोगेशन शो करता है, इसी को बोलते हैं वेव। यानी ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम, इट इज वेव। ये होती है हमारी वेव। पहले देखेंगे भाई वेव क्या है। वेव में मैकेनिकल वेव क्या है? A mechanical wave is a disturbance produced in elastic medium due to periodic vibration of particle of the medium about their respective mean position। अगर कोई मीन पोजीशन पे वहाँ पर कोई पार्टिकल वाइब्रेशन शो कर रहे हैं तो उस तरह की वेव, यानी काम हो रहा है वहाँ पर, तो उस तरह की वेव को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स। इन दिस प्रोसेस एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, है ना भाई। अगर हम रस्सी एक तरफ बांध दिए, एक तरफ रस्सी बांध के दूसरी तरफ उसको जो है अप डाउन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो रस्सी है वो आगे नहीं जाएंगी, रस्सी तो जहाँ की वहीं है, सिर्फ उसके पार्टिकल अप डाउन करके मोमेंटम को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। सो हमको शो होगा कि भाई एक वेव इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 मैकेनिकल वेव ट्रांसफर एनर्जी, यानी मैकेनिकल वेव क्या करती है? एनर्जी का ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर और पार्टिकल्स इन द मीडियम ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। एग्जाम्पल है साउंड वेव्स, इसके एग्जाम्पल आप बोल सकते। दूसरे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं। waves which do not require material medium for their propagation are called electromagnetic waves। जैसे सनलाइट हमको आ रही है, उसके एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद देखिए मेन थोड़ा 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये एक वेव हमारे पास बता दी है हमने, एक प्रोग्रेसिव वेव जो कि कंटिन्यू आप देख सकते हैं एक डायरेक्शन में आगे की जानिब जा रही है। सबसे पहले पीरियड क्या है? पीरियड यानी द टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यानी ये पार्टिकल है, अप डाउन हो रहा, तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर आया, तो ये एक वाइब्रेशन को जो टाइम लगा, या फिर वेव में बोल सकते हैं ये एक बना यहाँ पर, इसको जो टाइम लगा तो इसको बोलेंगे हम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन मीडियम टू। फ्रीक्वेंसी वही पुरानी डेफिनेशन ही है, कल यहाँ पार्टिकल के साथ अपन यूज करेंगे। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड, ऐसा यूनिट में हम सेकंड बोल सकते हैं, पर यहाँ पर जो सेकंड के बजाय पर यूनिट टाइम भी आप उसको बोल सकते हैं, मिनट में भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम हम सेकंड में ही यूज करते हैं, ऐसा सिस्टम भी है, इसलिए डेफिनेशन ऐसी आप बोल सकते हैं। वेलोसिटी आपको मालूम है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। वही फार्मूला अपना डिस्टेंस बाय टाइम, वही बोल दिए, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ द वेव की। एम्पलीट्यूड यानी क्या? ये मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है, इधर एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ ये वो यहाँ पर भी रहेगा जो ऑसिलेशन में हमने पढ़े थे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीडियम, द वेव प्रोपोगेशन फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। ये रेस्ट पोजीशन है सेंटर में, यहाँ से जो मैक्सिमम तक जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको हम बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड। और वेवलेंथ क्या? ये जो एक वेव बन रहा है इसकी लेंथ, ये वेवलेंथ है ना, यानी द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द डिस्टेंस हम बोल सकते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल आर सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, सेम स्टेट। यानी ये इससे यहाँ तक, ये अगर यहाँ से बोले तो ये यहाँ तक, यहाँ से बोले तो यहाँ तक, यानी सेम फेज वाले रहना। अब दिखने में तो आप बोलेंगे ये और ये भी सेम दिख रहे, लेकिन ये फेज सेम नहीं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ, स्टेट अलग है। सो ये इसके साथ ये वाला है जो सेम, तो हम बोलेंगे इसको वेवलेंथ लैम्बडा से इसको डिनोट करेंगे। अ वेव इन विच प्रोग्रेसिव वेव किसको बोलते हैं, खासतौर से थोड़ा इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। अ वेव इन विच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम ट्रैवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। अगर एक गिवन डायरेक्शन में वेव कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रही तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। वर्ड ही है हमारा प्रोग्रेसिव के बारे में। विदाउट एनी डैम्पिंग और ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इज प्रोग्रेसिव वेव। और ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक डायरेक्शन में क्या करती है, ट्रैवल। जैसे ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव आगे कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, ट्रांसवर्सल दोनों आगे बढ़ते। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और डिस्टिंग्विश बोला तो ये इसके साथ आगे दूसरे वेव्स के साथ हम डिस्टिंग्विश भी करेंगे। सबसे पहले ईच पार्टिकल इन द मीडियम एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। तो या लॉन्जिट्यूडिनल रहो या ट्रांसवर्स रहो, दोनों में भी क्या खास बात रहेंगी, प्रोग्रेसिव वेव अगर है तो हर पार्टिकल सेम टाइप के वाइब्रेशन करेंगे, पहली बात। दूसरा,
All vibrating particles of the medium have same amplitude, period and frequency. जो एक प्रोग्रेसिव वेव है उसके पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा हमेशा. द फेज ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. क्या चेंज होगा? सिर्फ फेज चेंज होते जाएंगे, एंगल चेंज होगा. इसका अलग है 0 है, इसका कुछ यहाँ वाले का 90 या 180 है ना. तो ये फेज चेंज होगा सिर्फ, लेकिन एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रहेगी. नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट. और कोई परमानेंटली रेस्ट पे नहीं रहेगा, बल्कि एंगार मेन पोजीशन पे, नीचे ऊपर जाएगा, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहेंगे. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. 4 एग्जाम में लिखना कम से कम 2 मार्क्स से पूछा. आगे बोल सकते हैं द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट पासिंग थ्रू मीन पोजीशन. वही ऑसिलेशन में हमने देखे मीन पोजीशन पर क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है. ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर. वही बात फिर से रिपीट कर दी. द वेव प्रोपगेट थ्रू द मीडियम विद वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. प्रॉपर्टीज जो है मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करेंगे. पानी में से जा रहे, हवा में से जा रहे, वैक्यूम से जा रहे, ये इस पर डिपेंड करेंगे. और लास्ट है प्रोग्रेसिव वेव्स आर 2 टाइप्स. 2 टाइप होते हैं. कौन से? ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल्स. 2 तरह की वेव्स है. नाम इनका तो देख के हम बोल सकते हैं. ट्रांसवर्स, इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये नीचे ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर जा रहा और ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इधर है. यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स है. और यहाँ देखो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी इधर ही है और वाइब्रेशन ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. तो ये है लॉन्जिट्यूडनल, ये है ट्रांसवर्स. नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन. भाई एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव की अगर तरफ वेव जा रही है, ये इधर साइड ऐसे जा रही है एक्स की ओर, तो उसका फॉर्मूला हमको लाना है क्या. तो पिछले ही चैप्टर में हमने फॉर्मूला जो देखे थे, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हुआ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा लाए थे ऑसिलेटरी पार्टिकल का. वैसे यहाँ पर भी तो ऑसिलेशन ही है, लेकिन अलोंग x नहीं है, अलोंग y. तो हम यहाँ कह लेंगे y. और ये x कॉमा t इनटू में नहीं, ये इसका मतलब है x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन और विद टाइम के साथ x डिस्प्लेसमेंट का t टाइम के साथ y, ऐसा है मतलब. तो ये नहीं भी लिखे तो चलता, सिर्फ y इज इक्वल टू भी लिखे तो भी चलेगा. ये लिखे इसका मतलब x टाइम का, t टाइम का और x डिस्टेंस का है. ये y इज इक्वल टू a साइन कोई ओमेगा t, क्योंकि अब यहाँ पर अपन y एक्सिस पे राइट साइड जा रहे, तो यहाँ लेंगे माइनस ओमेगा t और फाई की जगह के हम यहाँ पर ले सकते हैं. इसको थोड़ा और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे. और फिर चूंकि वेव नंबर का जो फॉर्मूला है हमारा 2 पाई बाय लैम्बडा, वहाँ पर हम पुट करते हैं तो हम ये k की वैल्यू रख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्बडा. तो ये हो जाएगा 2 पाई x बाय लैम्बडा, 2 पाई x बाय लैम्बडा माइनस ओमेगा t. इसका डेरिवेशन ऐसे एक वेव बना के हम कर सकते हैं. पूरा टोटल डिस्टेंस बाय फेज कांस्टेंट रहता. यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा, ये अगर वेव है तो डिस्टेंस बाय फेज क्या रहता बोले हम, कांस्टेंट. पूरा डिस्टेंस है सपोज ये वेवलेंथ लैम्बडा, फेज कितना है पूरे का 2 पाई, और यहाँ तक का सपोज कर लो है उसको भी अपने दिल से डेल्टा, और इसका डिस्टेंस सपोज करो x. तो क्या होता ये हमारे पास x बाय डेल्टा, इधर लैम्बडा x बाय 2 पाई बाय लैम्बडा, इधर भेज दिए उल्टा हो गया. ये डिस्टेंस बाय लो, डिस्टेंस कितना है यहाँ लैम्बडा, फेस कितना है 2 पाई, इसको इधर भेजे तो इधर डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x बाय लैम्बडा. डायरेक्ट आप ले सकते हैं ये केस यहाँ पर ले लीजिए 2 पाई x बाय लैम्बडा. हाँ डेल्टा एक्स, तो इधर भी डेल्टा एक्स है, डेल्टा चेंज इन डेल्टा थीटा आएगा, उधर डेल्टा थीटा भी ले सकते. ठीक है, डेल्टा थीटा फेज डिफरेंस इक्वल टू फेज इक्वल टू ये वाला वही चाहिए, डेल्टा लगा के चेंज देखते हैं. चलिए अब यहाँ पर ये वेव नंबर का फॉर्मूला याद रखना, k का 2 पाई बाय लैम्बडा, ये यहाँ पुट कर दिए, ये बन गया. और हमको मालूम है 2 पाई n किसका फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का. तो हमने क्या करे 2 पाई n रख दिए ये ओमेगा की जगह 2 पाई n, और 2 पाई यहाँ से भी और यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर निकल ली कॉमन, यहाँ बच गया x बाय लैम्बडा माइनस n, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला. और फ्रीक्वेंसी को 1/t रखे तो बन गया फॉर्मूला इस तरह से x बाय लैम्बडा माइनस 1/t. ठीक है, अब ये क्या है, ये तो फॉर्मूला आ गया था अपना सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करे. ये क्या है, ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स. तो एग्जाम में आता है राइट इक्वेशन एंड 2 फॉर्म्स, तो ये लिख देना 2 कोई भी फॉर्म और ये इक्वेशन लिख देना इस तरह से. और क्या कर सकते हैं, मालूम है हमको रिलेशन v n लैम्बडा का v इक्वल टू n लैम्बडा, ये रिलेशन है v इक्वल टू n लैम्बडा, है ना. और असल में ये ऐसा है v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लैम्बडा बाय t, पूरा एक डिस्टेंस लैम्बडा और एक टाइम t और 1/t कुछ n बोल सकते. ये वैल्यू अगर यहाँ रखते तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला 2 पाई, यहाँ पर t है t, तो हमने क्या करे ये 2 पाई x बाय लैम्बडा है,
तो यहाँ पर t बाई टी है, तो यहाँ से t की वैल्यू रखी अपन ने, t की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अब t इधर v इधर भेजे तो लैम्बडा बाई वी, यहाँ रख दिए लैम्बडा बाई वी, नीचे का v ऊपर चले गया vt हो गया, और लैम्बडा इधर से कॉमन बाहर निकाल दिया, 2 पाई बाई लैम्बडा, इधर बचा x, इधर बच गया v इंटू टी। तो ये डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स है। मेन ये इक्वेशन याद रख लेना, पॉजिटिव एक्साइटेशन के 1 नंबर को पूछ सकता, न्यूमेरिकल सेक्शन में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये दे दिया हमको पूरा डिटेल, SI यूनिट में वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड लॉ। वेवलेंथ क्या रहता है लैम्बडा, अपने पास फॉर्मूला है, हाँ पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है, ये 2 पाई रहता है, 4 पाई नहीं रहता है, 2 से 2 अंदर भेज दे, 2 यहाँ आया तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो हमको मालूम है, क्या मालूम है भाई, ये 2 पाई इधर आया तो ये इधर x बाई लैम्बडा 0.4 आता वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये आती, फ्रीक्वेंसी ये रहता है t बाई कैपिटल T आता 0.04, 0.04 को उल्टा करो, 1 बाई 0.04 को फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पॉइंट आगे 100 बाई 4, 100 बाई 4 क्या होता है 25, और एम्पलीट्यूड यानी ये एम्पलीट्यूड तो ये रहता ए 0.2, ठीक है। ये अपना फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी है तो वो ये पहले 2 अंदर डालो, ये वाला 4 का 2 पाई रहना है, 2 अंदर डाले तो ये 4 हो गया, तो ये जो इक्वेशन है ना a sin 2 पाई है, a sin 2 पाई, ऐसे नहीं ले सकते, अच्छा वैसा भी चलता है, एक ही बात है ना, हाँ ले ओमेगा टी में रख, समझ में ये, ठीक है। ये कंपेयर करके इक्वेशन से फॉर्मूला। चलो उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ रेट्स, रिफ्लेक्शन कैसा होता, सिंपल है एकदम, डायरेक्ट देखो, एक याद रखो, डेंसर मीडियम यानी ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल डू नॉट फ्री टू मूव, और रेयर यानी जिसके पार्टिकल फ्री टू मूव, बस इतना याद रखो और खुद ही समझ में आता, और मैं आपको वेव्स तो मालूम है। सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये ऐसा जाएगी, ऐसे नीचे से वापस आएगी, यानी क्रेस्ट गया तो ट्रफ आएगा, बस थोड़ा वर्डिंग में बोल दो, थोड़ा सा थ्योरी लिखे, कंसीडर अ स्ट्रिंग AB whose end B is fixed rigid and A is free, ये A है, इधर B है, ये बता दिए हमने। उसके बाद देखो द स्ट्रिंग एक्ट्स रेयर मीडियम, स्ट्रिंग जो हमारी इधर रेयर मीडियम में और उधर रिजिड सपोर्ट एक्ट डेंसर मीडियम, when crest move along the string its pull particle on string upward direction, crest है तो crest का जाएगा upward direction से, और ये B पे जब पहुंचेगा तो पुल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। जैसे अगर हम इसको ऊपर से छोड़े तो कहाँ आता नीचे, और अगर इसको नीचे से छोड़े तो कहाँ जाता ऊपर, तो इस तरह से यहाँ पर हमको ऑप्शन सेम वही होगा कि अगर ऊपर से पुल करे तो ये नीचे भी इसको ढकेगा, और नीचे से अगर करे तो ऊपर पुल करे, यानी यही हम बोल सकते हैं, मेन पॉइंट ये बोलना है। When transverse wave reflected from rigid support or denser medium, from denser medium, crest is reflected as trough and trough is reflected as crest. समझ में, ये बात मेन है, ये तो थ्योरी बोलना है, ये बोल देना है। फेज डिफरेंस 180 हो जाता है ऐसे टाइम पे, याद। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स फ्रॉम रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम यहाँ पे डाल दिए अपन, एक रिंग ले ली सपोज, रेयर मीडियम में जरा ध्यान से देखो क्या होता, कुछ नहीं होता, जैसा गया वैसे ही रिफ्लेक्शन हो जाता, क्योंकि आगे पार्टिकल जो है हमारे पास रेयर के जो पार्टिकल फ्री टू मूव है, जैसे आपने हवा में रिंग लटकाया हुआ है, उसको वेव गया, वेव रिंग को जाके पीछे लेके चले जाएंगे, यानी क्रेस्ट ही रहेगा, ट्रफ ही रहेगा, जैसा इधर मिल के आ रहा था रिटर्न टकरा के, वो उसको सॉलिड कोई सरफेस ही नहीं है रिफ्लेक्ट करने को। नॉर्मली कंसीडर स्ट्रिंग AB whose end B is attached to a ring which side easily, जो कि easily मूव हो जा सकता है, ऐसा रिंग लगा के रख दिया हमने, easily on the vertical metal rod without friction, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मूव इजीली हो सकता, जैसे लटका के रख दिए रिंग को आपने, तो उसको वेव बंदी। अब जहाँ पर देखो क्या होता है, एक रिंग ऐसे लटका, इधर से धागा बने, अब जब ऐसा करेंगे तो ये जाने के बाद रिंग को भी ऐसे ही लेके चले जाएगा, तो बोलेंगे स्ट्रिंग इज डेंसर। अब स्ट्रिंग इसके कंपैरिजन में डेंसर हो गया, और ये हमारा रिंग जो है स्लाइडिंग कर रहे हैं हम, ये रेयर मीडियम की तरह, इट कैन मूव फ्रीली। हम बोल सकते हैं क्रेस्ट रीच अगर हुआ B पे तो क्या होगा, रिंग को भी अपवर्ड ही चले जाएगा, क्योंकि रिंग सॉलिड नहीं है, मतलब वो रोक नहीं रहा है, फ्री टू मूव है, रेयर मीडियम है। वेव इज सेंट गेट रिफ्लेक्टेड बैक एज ए क्रेस्ट, और जब वापिस आएगा तो कोई मसला, जैसा गया वैसे ही दिख रहा, रिफ्लेक्ट जैसा पहले टकरा के, क्रेस्ट नीचे से होके ट्रफ हो रहा था, अब क्रेस्ट ही है, और चेंज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेट, नो चेंज हमारे को यहाँ पर नजर आ रहा, और आप बोल सकते कि क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट ही नजर आ रहा, और अगर ऐसे ट्रफ देंगे तो ट्रफ ही दिखेगा। 4 बात ना बोल देना, फिगर बना देना सब। ये तो था ट्रांसवर्स। अब देखो लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव ऐसी रहती है हमारी। अब यहाँ पर देखो, जब हम ये जो डेंसर मीडियम लिए
तो जब कंप्रेस करेंगे तो यहाँ रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन यहाँ जब जाएगा तो कंप्रेशन, जब रिटर्न आएगा तो भी कंप्रेशन ही रहेगी, ठीक है। तो ये कब रहेगा, लेकिन जब डेंसर, और रेयर अगर है तो कंप्रेशन अंदर चले जाएगा उसके, फिर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कंप्रेशन की जगह रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन की जगह कंप्रेशन। कोई बात थोड़ा बोल कंसिडर कर लेंगे, पहले एक मीडियम है, उसके बाद पुश करें हमने पार्टिकल ऑफ द मीडियम को, वो पुश कर दिया, और यहाँ पर बोल दिया रेयर मीडियम इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्रेस द पार्टिकल ऑफ द डेंसर मीडियम। फिर एज ए रिजल्ट पार्टिकल मीडियम गॉट कंप्रेस, ये यहाँ पर जाके बाद सॉलिड डेंसर होने की वजह से ये जाके पूरे रेयर भी अगर रहेगा तो आखिरी में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ही बनेगा। दस यहाँ बोल देना मेन बात, व्हेन द लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कंप्रेशन रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन, रेयरफैक्शन रिफ्लेक्टेड एज रेयरफैक्शन। सेम उसका उल्टा ये, अब ये देखो हमने फ्री टू मूव लगाए, ये कुछ अंदर लेके चलेगा, यानी रेयरफैक्शन आया था आगे चलेगा, इधर कंप्रेशन नजर आ रहा हमको रिफ्लेक्शन के टाइम, तो हम बोल सकते कंसिडर वेव कर लो, चार बातें बोल देना है। पे कंप्रेशन रीच करा तो वो पुश कर दिया पार्टिकल्स को अंदर, क्योंकि फ्री टू मूव है, ड्यू टू पार्टिकल मीडियम गेट कंप्रेस एंड मूव फॉरवर्ड रिफ्रैक्टेड लेफ्ट बिहाइंड, ये आगे चले गया और पीछे कौन बच गया, रिफ्रैक्टेड बच गया, और वैसे ही उल्टा रिफ्रैक्शन आगे, रेयरफैक्शन आगे चले गया तो यहाँ कंप्रेशन बच गया, ठीक है। ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के बारे में याद रख लेना। इसमें सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, दो वेव्स का सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन दोनों को मिला, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर, ये नहीं बोलेंगे। अब ये पहले प्रिंसिपल क्या है याद रखो, तो एक वेव इधर से आ रही थी, एक वेव इधर से आ रही थी, दोनों मिल गए एक पॉइंट पे। अब ये वेव बोलेंगी मेरा डिस्प्लेसमेंट x1 y1 जो भी है, ये बोलेंगे मेरा y2, तो रिजल्टेंट क्या होगा y1 प्लस, बस खत्म। इसको वर्डिंग में बोल देते हैं क्या, व्हेन टू और मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम and passes through same point, arrive at a point simultaneously, then each wave produce its own displacement, each wave shows its own displacement, and the resultant displacement at that particle is equal to the vector sum of the displacement due to each wave, y is equal to y1 plus y2 रहेगा। अब ये बात को थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे, जरा यहाँ पर देखो 0 सेकंड में ये इस तरह से, 1 सेकंड में थोड़ा क्लोज आ गए, 2 सेकंड में थोड़ा और क्लोज आ गए, जब तीसरा सेकंड हुआ तो ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो गए, तो हमको दिखा कि क्रिस क्रिस से मिला, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्रिस यहाँ पर बन गया, फिर वापस इन्हें इधर चले गए, इन्हें इधर वापस से 6 स्टेप में हमने 6 सेकंड में दो वेव्स का सुपर पोजिशन बता दिया। लेकिन ये कैसे थे, ये सेम फेज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों सेम फेज, इक्वल एम्पलीट्यूड, सब इक्वल है, तो ऐसा अपन बता सकते हैं। द प्रोपोगेशन अप्रोचिंग वेव पल्स देयर सक्सेसिव पोजीशन आफ्टर एवरी सेकंड, इस फिगर में हमको देख सकते हैं हम। हियर द टू पल्सेस सी डी ई, पहले बोल दिए ए और एफ सेम दिख रहे, उसके बाद सी डी ई में हमको सी और ई सेम दिख रहे, मगर ये बिफोर सुपरपोजिशन या आफ्टर सुपरपोजिशन। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना, कोई खास चीज़ नहीं है, हर सेकंड में क्या क्या हो रहा है थोड़ा शॉर्टली बोलो, इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है ये वाला। एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लाओ बोलता है, थोड़ा लेंथी डेरिवेशन, ठीक है। तो पहले दो वेव लेंगे, लेट अस कंसिडर टू वेव्स। पहली वेव A1 sin ओमेगा टी, दूसरी A2 sin ओमेगा टी, और दोनों में फेज डिफरेंस सपोज कर लो 5, समझे। इसका स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मीन पोजीशन से 0 है, तो 5 इसका 0 है इसलिए नहीं ली, और इसका 5 है जो भी है 20 25 30 50 जो भी होगा, तो 5 लेंगे। अब दोनों वेव को क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको मालूम है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 रख दो, y1 की जगह ये y2 की जगह, फिर क्या होता, ये A1 sin ओमेगा टी तो एज इट इज, ये A2 एज इट इज, ये अपने कल अपने पढ़े थे ऑसिलेशन में, sin A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता, sin A cos B cos A sin B, ये sin ओमेगा टी cos phi cos ओमेगा टी sin phi, A2 दोनों के पास भी जाएगा मल्टीपल ना, इसके पास भी इसके पास, फिर ये इक्वेशन आ गई। फिर क्या करेंगे, दोनों के पास यहाँ देखेंगे sin ओमेगा टी कॉमन, कल वाले सेम है, मगर यहाँ एक खाली वहाँ डेल्टा 1 डेल्टा अल्फा 1 अल्फा 2 लिए थे फेज, यहाँ खाली सेकंड वाले का फाइल ले रहे, इसका 0 पकड़ ले। चलो फिर क्या हो जाएगा भाई, दोनों के पास sin ओमेगा टी कॉमन, क्या बच जाएगा इधर A1, इधर क्या बच जाएगा A2 cos phi, और ये इधर वाला cos ओमेगा टी अलग लिखे A2 sin phi एज इट इज। फिर ये कल जो करे थे अपन A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 को ये R cos डेल्टा, इसको R sin डेल्टा, वैसे यहाँ पर भी इसका रिजल्टेंट बोल देंगे A1 प्लस A2 को A कैपिटल A पकड़ लेंगे रिजल्टेंट, cos इधर भी cos 0 है, cos 0 1 होता है इसलिए दिख नहीं रहा, cos 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 इधर का 0 इधर का phi, दोनों का रिजल्टेंट सपोज कर लो, ठीक, या अल्फा 1 अल्फा 2 जैसे ऑसिलेशन में लेते हैं वैसे ही सेम स्टेप। और दूसरा ये इधर वाला जो है, आप बोलेंगे यहाँ A2 sin phi तो दिख रहा है, A1 sin phi नहीं दिख रहा, मतलब A1 sin 0 है, sin 0 0 इसलिए पूरा 0 इसलिए वो नहीं दिख रहा, तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं A sin थीटा, मतलब यहाँ पे छुपा हुआ है A1 sin 0,
ठीक है, ये दो वैल्यू वापस रखे, सिर्फ अपने को इक्वेशन बनाना है। क्या हो जाएगा, ये a cos थीटा sin ओमेगा t, a sin थीटा cos ओमेगा, a कॉमन फिर से वही बना, sin ओमेगा t cos थीटा cos ओमेगा t sin थीटा, कोई sin a cos b cos a sin b, क्या हो जाता sin a plus b sin ओमेगा t plus फिर से दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होना, अपने क्या ना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लाने के लिए कल जो करे थे वही, क्या ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग एंड एडिंग करे थे, कुछ करने का तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। आगे अभी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें, ये दोनों में से a कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता 1, ये बचता खाली a स्क्वायर। और इधर भी ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 क्या बच जाता खाली a2, है ना, ये a1 स्क्वायर बचता और इधर a2 स्क्वायर बचता, और 2 1 a2 cos phi एज इट इज जैसा कि वैसा लिख देना। तो पहले स्क्वायरिंग करे, एडिंग करे, स्क्वायरिंग एडिंग, ये a प्लस b होल स्क्वायर से ओपन करे तो ये ऐसा हो। फिर ये कॉमन लिए दोनों के पास से a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 और इसको लिख दिए a स्क्वायर, ये एज इट इज, ये एज इट इज, a स्क्वायर का ट्रू। तो ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। a भी ले सकते, r भी ले सकते, थोड़ा शॉर्ट समझ में आया? याद रखना क्या में सुपरपोजिशन वेव में ये रहेगा, और उधर सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM, कंपोजिशन ऑफ टू SHM, वहाँ क्या रहेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos थीटा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ऐसा यहाँ पे ऐसा है। हाँ जो भी है phi 1 माइनस phi 2 लिए अल्फा phi के बेस, या डेल्टा बोले तो दोनों का रिजल्टेंट था, फिर a sin थीटा वो tan इनवर्स करके उसको लिए थे। यहाँ पर भी अगर डेल्टा लाओ बोला तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, a कट जाता sin बाय cos tan थीटा, या थीटा लाओ बोलता, डेल्टा नहीं, ये जो रिजल्टेंट इनिशियल फेज यानी थीटा बोलता, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये दोनों का डिवाइड, ये ऊपर ये नीचे, साइन वाला ऊपर cos वाला नीचे। क्या बोला, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, अच्छा ये तो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम की कंडीशन ये रखना कि साइन cos को मैक्सिमम वैल्यू, cos की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1, कब होती है जब cos 0, तो phi रख देंगे 0, यानी कि व्हेन phi 0 वेव्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, क्या रख दो 0, ये होता a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का ये 0 cos 0 1 हो गया, तो वो जो क्या लिख सकते हैं a1 प्लस a2 होल स्क्वायर का रूट करते, यानी मैक्सिमम होगा a जब हमारा phi 0 रहेगा। मिनिमम के लिए क्या रहना, पाई रहना, उल्टा -1 रहना मिनिमम के लिए, cos की वैल्यू माइनस में, यानी कि माइनस वो कब होगा cos जब पाई लेते हैं 180 लेते cos पाई, फिर ये होता a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, cos पाई -1 ये माइनस 2a1 a2 हो जाए, स्क्वायर का रूट कट तो ये बच गया ये। और मैग्नीट्यूड देखते हैं हम, जो बड़ा है उसका सिंबल लगता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में अपने हमारा स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव क्या है भाई, तो दो वेव सब सेम रहना उनका, आइडियल वेव एक दूसरे के आइडेंटिकल, एक इधर से जा रही लेकिन एक इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, सब सेम क्या है डायरेक्शन अपोजिट, सुपर इम्पोज होते हैं एक दूसरे पे, सो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। और सपोज करो ये वेव इधर से कहीं से तो भी आ रही थी और दूसरी वेव इधर से कहीं भी जा रही थी, तो ये दो पॉइंट के बीच में जाए ना सुपर इम्पोज हुए, वो हमारा रहेगा स्टेशनरी वेव्स। इन्हें अपना आगे निकल जाएंगी, इन्हें अपना आगे निकल जाएंगी, एक पॉइंट जहाँ से ये दोनों मिले, इन दोनों का सुपरपोजिशन, जैसे ये स्टार्ट हुए यहाँ से इधर आगे कहीं तक जाए, ये वाली स्टार्ट यहाँ से भी आगे कहीं तक भी जाए, तो हम ये दोनों पॉइंट के बीच में जो बना लूप्स, इसको बोलेंगे स्टेशनरी वेव्स। एग्जांपल, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, डेफिनेशन आप ऐसा बोल सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विद ईच अदर, रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। ये रहेंगी हमारी स्टेशनरी वेव्स। कंसीडर करो एक स्ट्रेच हमारे पास, हमने क्या करे बिटवीन टू फिक्स पॉइंट पे स्ट्रिंग ले ली, और फिर उसके बाद पुल्ड इन द मिडल एंड रिलीज, उसको पकड़ के ऐसा प्लगिंग करके छोड़े, हम देखते हैं लूप टाइप बनता, अदरवाइज पकड़ के घुमाए तो भी लूप टाइप बनता, थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी घुमाए दो लूप बनते है ना, अपन एक वीडियो बनाया हुआ है उसका, तो ये इस तरह से याद रखना। द स्ट्रिंग प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और ऐसा जब करेंगे अपन तो दो अपोजिट डायरेक्शन बनेंगे, द वेव प्रोड्यूसेस स्ट्रिंग रिफ्लेक्टेड कंबाइन टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव, आपने उसको जब फास्ट घुमाए तो इधर जाके रिटर्न भी आ रही, तो इस वजह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ अलग अलग आपको जो लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स भी हासिल होंगे। चलिए इक्वेशन लेना है इसकी, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव स्टेजेस की इक्वेशन वैसी चब्बी की जैसी, y1 y2 ले लेंगे, खाली क्या सेम है दोनों की डायरेक्शन अलग है, सेम क्या सब है, अपोजिट क्या है दोनों में, अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक में प्लस लेंगे एक में डायरेक्शन माइनस। चलो ले लो, ये फॉर्मूला है y1 का, हमारा ट्रैवलिंग पॉजिटिव एक्सिस का बीच बोले थे ये है, और अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी से सुपरपोजिशन दोनों को मिला दे रही, y1 प्लस y2 दोनों को मिला दो। अब यहाँ क्या करना, ये a कॉमन ले लेना, ये a बाहर है कॉमन, क्या बनेगा साइन ये वाला
साइन ये वाला। तो अब बचता है ये फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। साइन ए प्लस बी वो अलग था, एक साइन में दो का प्लस या दो अलग अलग साइन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब आप देखो सी की जगह ये पूरा है और डी की जगह ये पूरा है ना, शॉर्टकट ही मार दिया इन्हें। तो अपन लेंगे तफसील में। चलो ये y एज इट इज इक्वल टू ये a एज इट इज, ये साइन c प्लस साइन d क्या होता है भाई, टू साइन तो ले लिए टू, ये पहले का a बाजू का एज इट इज ले लिए टू a साइन। अब ये जो है c प्लस डी बाई टू, बोले तो c ये पूरा d ये पूरा बाई टू, करो आप ये 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 क्या होता 2 पाई एन टी प्लस ये 2 पाई एन टी 4 पाई एन टी बाई 2 और इधर माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस एक्स बाई लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 पाई एक्स बाई लैम्डा माइनस 2 पाई एक्स कैंसिल, यानी बचा क्या 4 पाई एन टी बाई 2, 2 2 जा कट गया, यानी बचा क्या 2 पाई एन टी। इस तरह से लेना, डायरेक्ट लिखे तो चलता, सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं। और इधर भी वैसी, अब जब माइनस करे सी माइनस डी, ये सी तो है पूरा, माइनस से करे ये पूरा, माइनस जब करते तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई एन टी और ये भी हो जाएगा माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा ब्रैकेट। तो आप क्या कटेंगे 2 पाई एन टी माइनस का 2 पाई एन टी प्लस से कट गया, इधर क्या बचता माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई एक्स बाई लैम्डा बाई 2, 2 2 4 कट गया, तो यहाँ बचेगा माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। लेकिन आपको मालूम है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी cos माइनस थीटा था तो cos थीटा लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको प्लस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा लिख दिए, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या मालूम है, ये cos वाले को पहले लिखे, हमारे जो इक्वेशन है आप देखो साइन का जो एंगल है पूरा साइन को छोड़ के बचा वाला जो भी रहता है एम्पलीट्यूड, वैसे यहाँ पर भी हमने क्या करे ये साइन वाला एक जगह लिखे और बोले साइन को छोड़ के बचा वाला जो भी है ये पूरा क्या रहेगा एम्पलीट्यूड। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग 2a cos 2 पाई लैम्डा को रख दिए कैपिटल A, कैपिटल एम्पलीट्यूड, तो ये यहाँ a रख दिए, क्या बन गया फिर y इज इक्वल टू a sin 2 पाई आ गया, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई t एंड 2 पाई को ओमेगा भी रख सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव वेयर a क्या रहेगा 2 पाई cos x 2 पाई x बाय लैम्डा 2a cos 2 पाई x बाय लैम्डा, ये वैल्यू रहेंगी a की, ये क्योंकि साइन को छोड़ के बचा वाला एम्पलीट्यूड, तो पूरा की पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव। कंडीशन फॉर नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड की कंडीशन, नोड जिसको बोलते हैं जहाँ ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो नोड और जहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है वो एंटीनोड, इस तरह रहता है। कंडीशन फॉर नोड, पहले नोड की कंडीशन देखेंगे। नोड बोलते हैं किसको, नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है जहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो। चलो भाई, तो ये वैल्यू जरा पुट कर देंगे हमारे ए के फॉर्मूले, अभी ए का फॉर्मूला है ना वो 2a cos 2 पाई लैम्डा इज इक्वल टू a रखे, तो a की जगह रख देंगे जीरो। क्या होगा, पहले 2a इधर भेजे, जीरो के डिवाइड में जीरो हो गया, क्या बच गया cos 2 पाई लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, ये cos को इधर भेजे, क्या होता cos इनवर्स जीरो, इनवर्स का मतलब कितने पे, cos कितने पे जीरो, तो हम बोलेंगे cos पाई बाई 2 पे जीरो, है ना। फिर अगेन रिपीट होते रहता, पाई पाई मिलाते रहना, पाई बाई 2 में पाई मिला 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7, सबके पास पाई कॉमन ले, पाई कॉमन लेके काट दो, इधर का पाई इधर का पाई, क्या बचा था 1 बाई 2, और ये नीचे का लैम्डा भी भेज दो, ये नीचे का लैम्डा सबके पास गया, ऊपर लैम्डा 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 सबके पास गया, और ऊपर का 2 नीचे आया, 2 था 2 2 जा 4 4 4 4 हो गया, है ना, और पाई कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ से ये लैम्डा बाई 2, इधर 3 लैम्डा बाई 2 2 जा 4, तो यहाँ बचा लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, समझ में आया, ये 2 इधर डिवाइड में आके 4 बन गया, लैम्डा ऊपर सबके पास गया और पाई कट गया, तो यहाँ लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। फिर ये तो आ गया डिफरेंट अलग अलग हमारे नोड्स का डिस्टेंस आ गया ये x। अब हमको होना दो नोड के बीच का डिस्टेंस, ये दो के बीच का लो या ये दो के बीच, किसके भी दो, तो ये दो के बीच का ले लिया 3 लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, और इसका एक कॉमन फार्मूला बना लिया 3 लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 5 लैम्डा 4, तो हम इसको लिख सकते हैं ये क्या 1 3 5, ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर का फार्मूला ये 2p माइनस 1, है ना। यहाँ पे पहले क्या करो आप 1 रखो, 2 1 2 माइनस 1 1 होता, 2 रखो 2 4 माइनस 1 3 होता है, ये ऑड का फार्मूला रख दिए। फिर बोले कि डिस्टेंस टू सक्सेसिव नोड का ले लो, ये दो का माइनस कर दो, ये 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 4 कॉमन 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 2 2 जा 4 3 लैम्डा बाई, वैसी अगर आप चाहे तो ये दो का भी लेके देखो 5 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 क्या होता है लैम्डा बाई 2, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड कितना है लैम्डा बाई 2। क्वेश्चन आ सकता प्रूफ दैट बोल के 4 मार्क्स के लिए, तो क्या करना, पहले पूरा बोलता है स्टेशनरी वेव की इक्वेशन ये लाना, उसके बाद कंडीशन नोड बोल के ये लाना लैम्डा बाई 2, और कंडीशन एंटी नोड की भी बोल के बोलता है लैम्डा बाई 2 रहता, प्रूफ करो, सेम कर देना पूरा इस एंटी नोड के वास्ते कंडीशन क्या है, ये जहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोले तो कितना रहता 2a, दोनों डायरेक्शन में हो सकता +a 2a -2a,
अब ये रख दो यहाँ, क्या होता है 2a 1 जा कैंसिल 1 बस। cos इधर भेजे, cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1, cos कितने पे प्लस माइनस 1, तो पहले तो cos 0 पे, पाई पाई मिलाओ, पाई 2 पाई 3 पाई, और ये एज इट इज बचे हुआ, पाई पाई कैंसिल हो गया, लैम्बडा ऊपर गया, सबके पास 2 नीचे आया, 0 के पास तो कुछ चेंज नहीं, 0 इधर आया तो लैम्बडा 1 जा लैम्बडा डिवाइड बाय 2 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 2, ऐसे चलते रहे। फिर वही ये चूंकि हमारे पास 0 1 2 ऐसा चल रहा, तो हम बोल देंगे ये p रख देंगे इसकी जगह, 0 1 2 0 की जगह p। तो एक जनरल फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड निकालना है, 2 का माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस x2 माइनस x1 लैम्बडा बाय 2 माइनस 0 तेज होता, या इसमें से ये करो लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाय 2 कुछ, यानी दो नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्बडा बाय 2, दो नोड के बीच का भी डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2। अगर नोड एंटी नोड के बीच का बोले तो एंटी नोड का ये पहला 0, उसका क्या है लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा 4 माइनस 0 लैम्बडा बाय 4, इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको प्रूफ करो बोला तो स्टेशनरी वेव इक्वेशन वो ये पूरा कर देना 4 मार्क्स के। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव की क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज है, तो वही जो डेफिनेशन में बोले तकरीबन वही बात रिपीट करना। पहले बात बोल रहे स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग थ्रू मीडियम along the same path but in opposite direction, ये चीज याद रखना। और टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स waves superimpose the resultant wave is stationary wave रहती। the motionless point जो रहते हैं हमारे उनको नोड बोलते हैं हम, जिसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0 है, और एट द नोड्स द एम्पलीट्यूड मिनिमम रहता है, वही 0 रहता है, ये बोल दिए वही बात को और एक बार। और जहाँ पर मैक्सिमम रहता है उसको एंटी नोड बोलते, और एंटी नोड पे ग्रेटेस्ट रहता है एम्पलीट्यूड, वो बोलते। डिस्टेंस दो नोड का लैम्बडा बाय 2, दो एंटी नोड का भी लैम्बडा बाय 2, और एक नोड एक एंटी नोड सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक वाले, हाँ जो याद रखना लैम्बडा बाय 4। ये प्रॉपर्टीज हो गए, कोई 4 लिखो 3 मार्क्स में तो 6 लिखो। और ऑल पॉइंट्स आर वेव वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी से करते वाइब्रेट थ्रू मीडियम, पार्टिकल पोजेस एनर्जी। लेकिन अब चूंकि ये 2 पॉइंट के बीच में ही है, जितना राइट टू लेफ्ट उतना लेफ्ट टू राइट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता, नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। और जो वेलोसिटी हम देखेंगे जितना क्लॉक उतना एंटी क्लॉक ऐसा नजर आ रहा है कि भाई वेलोसिटी इज 0, लोकलाइज एंड वेलोसिटी इज 0। ऑल द पार्टिकल बिटवीन नोड एंड एंटी नोड वाइब्रेट सेम फेज, इन फेज रहेंगे, सेम फेज रहेंगे, देयर इज नो प्रोपोगेशन चेंज, कोई चेंजेस, ठीक है। ये है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, नाम से ही जाहिर हो रहा, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। फ्री बोले तो क्या, फ्री बोले तो हमने पिछले चैप्टर में भी देखे, फ्री ऑसिलेशन में सेम है, वो बोल सकते कि रिपीट है, कोई मसला नहीं। क्या बोलेंगे, फ्री वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज। एक पॉइंट को हमने क्या करे बीच में, ऐसा सपोज करो एक पेंडुलम है बोलो, उसको एक तरफ हटा के छोड़ दिए तो क्या करेगा, फ्री ऑसिलेशंस, फ्री वाइब्रेशंस उसी को बोलेंगे, पिछले चैप्टर में पढ़े थे वही। और यहाँ पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक ड्राइवन फ्रीक्वेंसी रहती है फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से करा फोर्स वाइब्रेशन। टू स्टार्ट फ्री वाइब्रेशंस द फोर्स इज रिक्वायर्ड इनिशियली, स्टार्टिंग में खाली डिस्प्लेस करके छोड़ना है, और उधर कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, तो फोर्स वाइब्रेशन रहेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन डिपेंड ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस पर डिपेंड है ये, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल खुद की अपनी ओन फ्रीक्वेंसी है, और इधर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो। इधर एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी ऑफ द बॉडी मेंटेन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो भी हो रहा है इधर एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम, एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज, और इधर जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उस हिसाब से एम्पलीट्यूड इज स्मॉल बट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वाइब्रेशन स्टॉप सूनर और लेटर डिपेंडिंग ऑन द डैम्पिंग फोर्स, तो अगर पानी के अंदर करे डैम्पिंग फोर्स कल पड़े अपने डैम्प्ड ऑसिलेशन जल्दी रुक जाएगा, है ना, हवा में है थोड़ा कम और वैक्यूम में है और थोड़ा, तो इस हिसाब से डिपेंड करेगा कि डैम्पिंग फोर्स कैसी है, और उसके अलावा वाइब्रेशन स्टॉप है एक्सटर्नल फोर्सेस स्टॉप, ये तो डिपेंड ही उस पे, एक्सटर्नल फोर्स हट गई ये रुक जाएगी। अगर एक भी पूछता है सिर्फ वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन तो इतना लिख दो, फोर्स वाइब्रेशन पूछता है तो ये लिख दो, डिस्टिंग्विश पूछता है तो ये लिख दो, ठीक है, याद रहेगी बात। नेक्स्ट है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, ठीक है। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के अलग अलग मोड्स होते हैं, और अलग अलग मोड्स के हिसाब से हमने क्या करे, 2 तरीके से उसको नाम रखे, एक हार्मोनिक्स, दूसरा ओवरटोन्स। जैसे अपन घर बनाते, घर में भी अपने जो बिल्डिंग वगैरह कॉम्प्लेक्स है, पहले नीचे वाले फ्लोर बोलते ग्राउंड फ्लोर, फिर ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा बोल देंगे, वैसा। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहला जो मेथड है हमारा उसमें बोलेंगे जो फर्स्ट हमारे पहला फंडामेंटल है, पहला जो है उसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी आएंगी उसका नाम है, फ्रीक्वेंसी का नाम रखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो सबसे पहले। उसके बाद जो आएंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, डायरेक्ट कोई मसला ही नहीं है ओवरटोन के बारे में, पहले फंडामेंटल बोलना, उसके बाद से फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते जा।
हार्मोनिक्स क्या है? तो हार्मोनिक्स में क्या करना, ये फंडामेंटल को जो है फर्स्ट हार्मोनिक बोल रहे हैं। उसके बाद जो भी ओवरटोन के बाद अपन देखे, ओवरटोन इज इक्वल टू आया, सेकंड ओवरटोन इज इक्वल टू फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल कितना है उतना वह हार्मोनिक होता है। जैसे n1 फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू 2n आया तो हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, या n1 इज इक्वल टू कभी कभी डायरेक्ट 3n आ जाता तो उसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, है ना। कभी कभी ऐसा आता फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 3n आ जाता तो उसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। यानी हमको यहाँ पे समझ में आ रहा कि हार्मोनिक्स ऑल भी आ सकते, ऑड भी आ सकते, वो अपन अभी देखेंगे। एक क्वेश्चन भी है, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स भी आते, कैसा आते वो देखिए। चलो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलिए। पहली एकदम स्टार्टिंग जो है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती पहली, ये जो पहली वाली है, जब स्टार्टिंग जब वाइब्रेशन हो रही है तो पहली वाली होती है ऐसा और ये ऐसे नीचे से, तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है तो वो बोलेंगे अपन उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो पहला मोड है उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। यानी वो मोड ऑफ वाइब्रेशन अ सिस्टम विद फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन इज मिनिमम, फंडामेंटल मोड। पहला अंदाज, अलग अलग अंदाज देखेंगे वो, ये अलग अलग डिफरेंट मोड से आपके सामने यहाँ पर हम बोल सकते हैं। उसके बाद है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या, द टर्म हार्मोनिक इज यूज्ड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ओवरटोन, कोई भी पर्टिकुलर ओवरटोन लेना और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाजू जितना भी रहेगा नंबर, वो नंबर को बोलेंगे उतना वो हार्मोनिक है ना। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जब समझ में आए। ओवरटोन तो अभी और एक बार बोल देंगे कि फंडामेंटल के बाद जो भी रहेगा, तो टोन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल आर कॉल्ड ओवरटोन। फंडामेंटल, उसके बाद जो भी लेंगे आप 1 2 3 उतना हुआ ओवरटोन रहेगा। ओवरटोन्स आर ओनली दोज मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी which are actually present in the given sound। ये है ओवरटोन। एक नोट बोल दिया छोटी सी। अब देखो, एक ऑर्गन पाइप इस तरह के, a device in which air column is vibrated produce sound waves of desired frequency, है ना। कभी कभी देखो पेन के ढक्कन को सीटी बजाते यहाँ से हवा प्रेस करके, तो ये एक हमारे पास ऑर्गन पाइप, हम इसको बोल सकते कि एक रेजोनेटिंग चैम्बर है पूरा, जिससे हम जो है तो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड करेक्शन, विंड करेक्शन की खास बात क्या है कि हमको मालूम है, ये एक चीज याद रखना यहाँ पे कि जो ट्यूब है हमारी, यहाँ पे क्लोज जहाँ पे रहेगा वहाँ नोड बनेगा, ओपन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एंटी नोड बनेगा। अब जो एंटी नोड बनता एग्जैक्टली क्लोज पे नहीं बनता, थोड़ा सा बाहर बनता, बियॉन्ड थोड़ा सा आगे बन जाता, तो ये तो गिनने में नहीं आ रहा भाई। अब लेंथ बोले तो हम बोल देंगे यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, तो एक नोड एंटी नोड का डिस्टेंस हमको मालूम है λ/4, तो ले लेंगे ये लेंथ पाइप की L = λ/4। लेकिन क्या हो रहा, ये एग्जैक्ट यहाँ नहीं है, थोड़ा सा, तो ये जो थोड़ा सा है इसको बोलते हैं इंड करेक्शन, यानी इंड में करेक्शन करना पड़ेगा, इसका नाम रख दिया इंड करेक्शन, है ना भाई। इंड करेक्शन का डेफिनेशन ऐसा बोलेंगे, एन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग आइदर पाइप क्लोज, एक साइड भी हो सकता है, दो साइड भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ फिगर में एक साइड बताएं, तो अपन बोलेंगे बोथ एंड्स। द बाउंड्री कंडीशन डिमांड द राइज, द बाउंड्री कंडीशन डिमांड दैट देयर इज ऑलवेज एंटी नोड एट द ओपन एंड। और हमको मालूम है ओपन एंड पे हमेशा क्या बनता, एंटी नोड बनता। द एंटी नोड इज नॉट फ्रॉम एग्जैक्टली ओपन बट इट्स स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड, हमको मालूम है। दिस इज द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड द पोजीशन ऑफ एंटी नोड, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम एंड करेक्शन। और जब रेनॉल्ड ने इसको कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू इंड करेक्शन ई से डिनोट करें, वो आई 0.3 ऑफ डी, यानी पाइप का जो डायमीटर है आपके उसका 0.3 कर देना। ये कब, लेकिन जब एक पाइप एक साइड ओपन, दो साइड ओपन रहा तो 0.60, समझना, इंटू 2 कर दी। तो इस तरह से फॉर्मूला एक्चुअल जो होना अपने को, यानी कि द लेंथ जो करेक्टेड पूरी होना L, वो कैसा ले सकते हैं, ये L यानी एयर कॉलम की प्लस ये इंड करेक्शन की। अब ओरिजिनल लेंथ मालूम हो जाएंगे एंटी नोड और नोड की, समझ में, ये याद रख लेना। उसके बाद अगर दो साइड ओपन है तो L+2। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम पाइप क्लोज एट 1 इंच, पहले देखेंगे एक साइड क्लोज पाइप के बारे में, इधर नोड बनता है इधर एंटी नोड बनता है, ये फंडामेंटल मोड है, पहला मोड ही है। इधर से साउंड प्रोड्यूस करके आऊंगा, ऐसा आएगा, इधर टकरेगा, इधर से वापस जाएगा। और हमको मालूम है एक नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है λ/4, तो L ले लिए हमने λ/4, इतना समझ में आया। अब देखो फॉर फंडामेंटल मोड, पहले मोड के लिए क्या याद रखेंगे, फर्स्ट मोड के लिए लेंथ का फॉर्मूला है λ/4, 4 को इधर भेज दो, क्या हो जाता है 4L = λ, और हमको मालूम है फॉर्मूला V = क्या होता है n λ होता है, n एज इट इज लैम्बडा की जगह ही रख दो 4L, और 4L को ये V = n λ, n = V/λ, यानी V/4L। और अगर वही
पूरा इनकरेक्शन के साथ बोले तो एल की जगह लिख देंगे एल प्लस सी। समझ में आया? तो ये एक साइड का फंडामेंटल का फॉर्मूला आ गया ये वाला। जब भी आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कॉलम एट क्लोज एट 1 इंड बोला तो ये याद रखना n इज इक्वल टू v/4 है ना। दो साइड का बोला तो v/2l आपको वो आगे देखिए। अब देखिए ये द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि n के बाजू कुछ नहीं है तो 1 रहता फंडामेंटल, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये पहली है क्लोज एंड के बारे में। अब देखते हैं फॉर सेकंड मोड, जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। ओवरटोन का मसला ही नहीं है, फंडामेंटल के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड डायरेक्ट बोलेंगे। चलिए तो ये हो गया जी सेकंड मोड, यानी एक लूप बढ़ी। थर्ड मोड में दो लूप बढ़ी है, तो लूप बढ़ते जाएंगे डायरेक्ट। अब बोलो एक नोट एक एंटी नोट का पीछे λ/4 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 कितना हो गया 3 λ/4। और यहाँ का लैम्बडा थोड़ा अलग है इसलिए इसको λ1 नाम दे देंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, लैम्बडा भी चेंज हुआ, तो यहाँ पर हम बोलेंगे λ1 है, सपोज कर लेंगे। मेथड पूरा हुई, पहले एल लेंगे 3 λ/4। चलिए तो फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, लैम्बडा की वैल्यू 4 ऊपर भेज दो, 4l/3 होती, 3 λ1 4 λ1 की वैल्यू होना 4l/3। ये एंड करेक्शन के साथ देख सकते हैं आप, अदरवाइज ज्यादा कोई इसमें खास नहीं। और ये v की वैल्यू n लैम्बडा है ना, तो 1 1 लगा दिए हमने, क्योंकि अभी थोड़ा फर्स्ट ओवरटोन चल रहा, 1 1 नाम खाली 1 2 3 आगे दे सकते। और फिर ये n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v/λ1, λ1 की वैल्यू रख दिए। और जरा ध्यान से देखो ये क्या है, v/4l। v/4l किसकी वैल्यू थी, n की थी, फिर फंडामेंटल की रख दी। और n के बाजू 3 आया तो हम बोलेंगे इट इज थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया? अब इसके बाद जो थर्ड है उसमें दो लूप बढ़ा दिया आपने, और डिस्टेंस अगर देखेंगे λ/4 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 5 λ/4, लैम्बडा का नाम λ2 रख दिए। सेम स्टेप्स लेना है यहाँ पर भी कि भाई ये ले लिए लैम्बडा की वैल्यू लाए, v इज इक्वल टू n लैम्बडा, n इज इक्वल टू v/λ, लैम्बडा की वैल्यू रख दिए। और 5 को छोड़ दिए, v/4ln है, यानी हम बोल सकते हैं दिस इज द यहाँ n2 लिखना भूल गया उन्हें, n1 लिख दिया गलती से, यहाँ n2 होना चाहिए, n2 इज 5, यानी सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक, है ना। अब जरा यहाँ देख के हम समझ में आ रहा, पहले आया फर्स्ट हार्मोनिक, फिर आया थर्ड हार्मोनिक, फिर आया फिफ्थ हार्मोनिक, यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसा एक साइड क्लोज पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स रहते। तो क्वेश्चन भी आता, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट्स इन द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर कॉलम पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो आप ये पूरा लिखना, लास्ट में आप इसको जो है ये ऑड नंबर का फॉर्मूला अपना 2p+1 इस तरह होता है बोल देना। और डायलॉग इन्हें बोला कि नहीं कि अपन बोल देना, हेंस प्रूफ बोल। अच्छा चलो आगे बोल, यानी पाइप क्लोज ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट इवन आर अपसेट्स, इवन अपसेट रहता कब, एक साइड क्लोज पाइप में। अब दूसरा देखेंगे दो साइड ओपन, एक साइड क्लोज को एक साइड ओपन भी बोल सकते हैं उसको, एक साइड क्लोज बोले तो वही होता है, एक साइड ओपन बोले तो बोथ साइड ओपन ही, है ना। पहले तो बोलो भाई डिस्टेंस रहता है दो नोड, दो एंटी नोड बन रहे ओपन साइड, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं, λ/2। यार कोई सेम मेथड, पहले फंडामेंटल लेना, लेंथ ले लेना, पहले लेंथ लेके क्या लेंगे λ/2, 2 को इधर भेजो 2l, n इज इक्वल टू v/λ, लैम्बडा की वैल्यू 2l रखे, यानी आपका फंडामेंटल आ गया v/2l, और l की जगह l+2 ही लेंगे क्योंकि अपना दोनों साइड ओपन, दो साइड इन करेक्शन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पहले आ गया n का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। सेम भाई जब सेकंड मोड देखेंगे एक लूप पड़ेगी, क्या होता फिर यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/2, यानी कुल मिला के 2 λ/2, लैम्बडा भी बोल सकते हैं, अदरवाइज अपने को 2 लगाना पड़ता बाद में, तो 2 λ/2 रहने दो। और l निकाले तो यहाँ से 2 λ/2 बना l, और फिर हम यहाँ ले लेंगे, कोई चप 2 नहीं लगा हमने, 2 लगा के रख देना, 2/2 रहने देना, काटना नहीं क्योंकि इजी होता। फिर n का फॉर्मूला v/λ, यहाँ पर ये ले लिए तो ये जाता 2v/2l, और 2 एज इट इज रखे तो v/2l की जगह n रखे, तो n1 इज इक्वल टू n। अच्छा यहाँ बोल सकते हैं फर्स्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड हार्मोनिक आए, है ना, तो वहाँ ऑड आए, यहाँ इवन नहीं आए, वहाँ ऑड, यहाँ ऑल बोलेंगे ऑल, तो वहाँ ऑड है इवन बोल देते बच्चे बहुत सारे, यहाँ बोलेंगे इवन रहेंगे, इवन नहीं बल्कि ऑल रहेंगे, ऑड इवन दोनों रहेंगे समझो। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे जब तीसरा लेंगे तो n2 इज इक्वल टू 3n आता, ये 3 बने 3 λ/2, λ2 की वैल्यू निकालो 2l/3, और ये n2 की वैल्यू रख दो एज इट इज, फॉर्मूला आ गया n3n। फिर यहाँ डायलॉग अपना p+1 लिख देना, जो भी इधर आ रहा एक बढ़ के इधर आ रहा, n1 तो इधर 2 आया, n2 इज इक्वल टू 3n आया, है ना, यहाँ एक बढ़ के आ रहा है, np इज इक्वल टू p+1 ले लिया, और बोल दिए यहाँ पे क्या, ये 10 ऑल हार्मोनिक्स, ऑड या ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट द वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम ओपन एंड बोथ। समझ में आया? चलिए उसके बाद डिटरमाइंड इन करेक्शन, अब प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इन करेक्शन कुछ भी नहीं करना,
ले लेना पाइप, सपोज कर लेना, दोनों की वैल्यू जो है वो रख देना और उसको खाली एक्सप्लेन कर देना। पहले पाइप क्लोज एट 1 इंच के लिए अपने को मालूम है, अभी लाया अपन ने, क्या है तो फॉर्मूला n इज इक्वल टू v बाई 4l। 4l को इधर भेज दिए, क्या हो गया, v इज इक्वल टू n1 4l1, और दूसरे टाइम n2 होगा तो l2 होगा, लेंथ बदलेंगे, फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, v तो सेम रहेगा, वेलोसिटी जो भी है साउंड की। फिर हम दोनों को इक्वल करें, 4 4 कैंसिल, n1 l1 n2 l2, और चूंकि एक साइड क्लोज है तो क्या लेंगे, l1 की जगह स्मॉल l1 प्लस, इसकी जगह स्मॉल l2 प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन करो, l1 l1 n1 e n2 l2 n2 e, फिर e वाले एक साइड ले लिए, e कॉमन ले लिए, डिवाइड में भेज दिए, खत्म, e का फॉर्मूला ये बन गया, है ना, n1 l1 माइनस n2 l2। और अगर आपको n2 l2 पहले लिखना है, दोनों भी नीचे ऊपर से दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करे बोलो, काटे बोलो, या उल्टा, या उल्टा करे तो माइनस माइनस कट गया वापिस से, ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं। ये किसके था, एक साइड, दो साइड के लिए बनाना है तो अपने मालूम है v बाई 2l है n का फॉर्मूला, तो v इज इक्वल टू होता था 2nl, फिर इनको भी इक्वल करें, लेकिन अब यहाँ पे दो साइड ओपन तो 2e आएगा, फिर ब्रैकेट n1 l1 n1 2e n2 l2 n2 2e, फिर एक तरफ ला लिए e वाले, कॉमन लिए e, बाकी वापस भेज दिए, ये बन गया। दिस इज प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेक्शन, न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग स्ट्रिंग, ये सेम है, कौन से वाले के, जो अपना दो साइड ओपन वाला है उसके जैसे ही है, लेकिन वहाँ पे हम एयर कॉलम लिए, यहाँ पे डोरी ले रहे, एक स्ट्रिंग ले रहे, उसको दो साइड में फिक्स कर दें। सेम वही चीज, यहाँ थोड़ा और शॉर्टली कर दिया, फंडामेंटल, फर्स्ट ये पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड। फंडामेंटल मोड में सबसे पहले एक लूप बन सकता है, दो लूप बन सकते हैं, तीन लूप बन सकते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ नोड बना, यहाँ नोड बना, वहाँ ओपन कॉलम में दो एंटी नोड बन रहे थे, यहाँ नोड बनी है, वैल्यू वही, कैसा, चलिए फॉर्मूले वैसे लेना, पहले यहाँ से देख के आप बोल सकते हैं l इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2, होता भी l की वैल्यू लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा इज इक्वल टू 2l ले सकते, ठीक। और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फॉर्मूला n इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा, v इज इक्वल टू n लैम्बडा, n इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा, और जो v है L1 में हमने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ये स्ट्रिंग पर अगर है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिए थे अंडर रूट टी बाय, स्ट्रिंग डायरेक्ट ले लिए v की जगह अंडर रूट टी बाय, और ये लैम्बडा की जगह 2l, बस बन गया v का फॉर्मूला, n का 1/2 अंडर रूट टी बाय, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। वैसी चीज इधर, फिर क्या करें, ये क्या होता 2 लैम्बडा बाई 2, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये एंटी नोड एंटी नोड, ये एंटी नोड लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 2 लैम्बडा बाई 2 डायरेक्ट ले लिए, यानी l इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई 2, वो 2 इधर भेज दिए, l बाई 2 इक्वल टू लैम्बडा 1 बाई 2 ऐसे लिख दिया। अब अपना वैसा भी करें तो चलता है, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू l आता, एक ही बात, ये फार्मूला फिर से अपना 1 1 लगा दिए खाली, और लैम्बडा 1 की जगह रख देंगे अपन 2l बाई 2, ऊपर चलेगा 2l बाय, यहाँ हो जाएगा 2 बाय 2l अंडर रूट टी बाय, और फिर 2 को हटा दिए तो 1 बाय 2l अंडर रूट टी बाय, ये तो n का दिख रहा है, यानी n1 इज इक्वल टू 2l। वैसी चीज इधर भी सेम करके ला लिए, n2 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर भी ऑल हार्मोनिक्स, समझे, बोथ साइड ओपन में और स्ट्रिंग में ऑल, वन साइड क्लोज में ओनली ऑड हार्मोनिक्स रहते, ये पूरा करके पूछा तो लास्ट में हेंस प्रूफ बोल के बोल सकते। चलो इसके बाद लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये जो फंडामेंटल का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाय, इसको देख के लॉ बोल रहे हैं, n का l के साथ क्या रिलेशन है, t के साथ क्या है, m के साथ, वही है लॉज। पहला है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फॉर्मूला हमने एज इट इज ले लिया पहले, अब एक एक से बोलेंगे। पहले लॉ ऑफ लेंथ, बोले तो लेंथ के साथ क्या रिलेशन है इसका, n और l के साथ क्या है, इनवर्सली, वही बोल देने का, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। समझ में आ रहा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट पकड़ लेंगे, यानी कि व्हेन ये t क्या है, t है टेंशन, और m क्या है, m है मास पर यूनिट लेंथ, या लीनियर डेंसिटी भी बोलते, हाँ उसको उधर म्यू भी लेते हैं अपन, यहाँ पर m ही यूज करें पूरा स्ट्रेट में, तो ये हो जाएगा अपना n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाय, यानी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इफ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, या इसको लीनियर डेंसिटी भी आप बोल सकते। दूसरा हमारा लॉ है, अच्छा इसको वर्डिंग में भी लिख दिए, टी एम कांस्टेंट रहता है, n ऐसा रहता है। दूसरा है लॉ ऑफ टेंशन, अब यहाँ देख के बोल दो टेंशन के साथ रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एल और एम को क्या देना कांस्टेंट, वो बोल दे सकते, वो मसला नहीं। और तीसरा लीनियर डेंसिटी का भी वैसी कि ये रूट एम के, ये खास बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ बोलना, या स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी यहाँ लिख दिया उन्हें इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों कांस्टेंट है। और एक चीज याद रखना एज ए फॉर्मूला,
यहाँ बना सकते हैं आप इसको इधर भेज के n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ बना सकते हैं n1 बाय रूट t1 इज इक्वल टू n1 n2 बाय रूट t2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ n1 रूट m1 इज इक्वल टू n1 रूट m2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये यूज में आते हैं हमारे फॉर्मूला। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोनोमीटर। ऐसा लग रहा है कि इस बार आएगा, वही है, उसी का वेरिफिकेशन करें। क्या है सोनोमीटर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोल के फिगर बना, एक बॉक्स बना के तो यहाँ पर जो है तो इस एक वायर को यहाँ से पास करके एक पुली से वायर, ये हमारा नीचे एक स्लॉटेड वेट लगा के हैंगर से लगा के, ये हमारा पूरा मेथड, ठीक है। अब देखो वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। पहले थोड़ा सा बोल दीजिए, द मास पर यूनिट लेंथ m ऑफ वायर इट इज डिटरमाइंड। पहले ये मालूम कर लेंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे सुटेबल टेंशन T इज अप्लाइड टू वायर। सुटेबल टेंशन, ये तो अपने मालूम ही रहता ना मास पर यूनिट लेंथ वो, और सुटेबल टेंशन T अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जो भी टेंशन है सुटेबल टेंशन वायर के वास्ते स्ट्रेच करके। द लेंथ ऑफ वायर L1 वाइब्रेटिंग सेम एज N1 दैट ट्यूनिंग फोर्क डिटरमाइन यूजिंग द लाइट पेपर राइटर। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रखेंगे, लाइट जो है एक राइटर बोल के कागज का टुकड़ा रखेंगे, उसको राइटर बोलेंगे। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेके ये ट्यूनिंग फोर्क्स लेंगे, उसको वाइब्रेट करके यहाँ रखते जाएंगे। जिस फ्रीक्वेंसी पे राइडर गिरा समझ जाएंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, समझ में। तो ये जब तक उन्हें पहला एक लूप बनेगा नहीं, थोड़ा लगाया आपने वाइब्रेशंस, उन्हें वाइब्रेट नहीं करा, दूसरा लगाया नहीं करा, तीसरा जैसा लगाया 20 30 40 अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जब राइडर गिरा समझ जाना वो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जिसपे उन्हें पूरा लूप बना। ऐसा हमने याद रखना है। देखो, when the frequency of vibration of wire become exactly equal to the frequency of tuning fork, the wire vibrate maximum amplitude and the paper rider is thrown off। इस तरह से करना, और वही अपना फॉर्मूला N1 N1 N2 L2 आप अलग अलग स्टेप्स लो, रख के चेक करो, आपको ये वेरीफाई हो जाता। वैसे ही आप सेकंड लॉ जो वाइब्रेशन का है वो भी कर सकते हैं। अब आप क्या करो, टेंशन चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज करके करो। पहले टेंशन को और लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट रख के L के साथ चेंज करें, फिर T के साथ करें, तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा और इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तीसरा लीनियर डेंसिटी करने का, तो अलग अलग लीनियर वायर बदल के देखो, लीनियर डेंसिटी यानी वायर बदलना पड़ता है आप सीधा, सुटेबल अलग अलग जो है वायर का अलग अलग हम देख सकते हैं, या डेंसिटीज लीनियर M1 M2 तो अलग अलग लेके अलग अलग वायर लेके, तो यहाँ पर हमको प्रूफ हुआ कि ऐसा रहता है। इस तरह से 3 वेरिफिकेशन होते हैं। और थ्योरी अगर बोला कि थोड़ी सी थ्योरी अगर बोला एक कंस्ट्रक्शन वर्किंग, तो बोल देना कि भाई एक सोनोमीटर इज अ साउंड बॉक्स, hollow box, 2 holes are there and 2 pyramid like structure या of wooden या फिर is adjusted and a wire is attached one end to the hook and passes through these 2 shapes from pulley. This is connected to the slotted weight with hanger. फिर बोल देना a rider paper, small paper that is rider is kept on the wire and then with the help of tuning fork we can determine the frequency of the wire। ऐसा बोल के फिर वेरिफिकेशन बोल देना, इजी है। उसके बाद है हमारा बीट्स। बीट्स क्या है, बीट्स अपने को मालूम है, फ्रीक्वेंसी में अगर थोड़ा सा चेंज रहा, 2 साउंड वेव्स, है ना, एक ऐप भी था मेरे पास, थोड़ा आया मेरे पास, बस आपने 2 वेव्स लेना है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, पहले 2 वेव में अगर थोड़ी फ्रीक्वेंसी है तो अपने को आवाज सुनाई देगी, है ना, आवाज जो सीधी आने की वैसे ही वाव 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 करेगी, और जितना डिस्टेंस बढ़ा देंगे, थोड़ा अगर कम करे फिर वाव 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 स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये बीट है, ये बीट्स, इसी को बीट्स बोलते हैं अपन। तो यानी कि व्हेन देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव, सब सेम रहना, खाली स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरीज पीरियडिकली विद टाइम, दिस फेनोमेना इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ बीट्स। और ये जो सिंबल है ये एक यूज कर सकते हैं हम, भाई 5 बीट के बाद तू गाना शुरू करते, पहले म्यूजिक देते हैं हम, सिंगर्स वगैरह उसको यूज करते और मैच करने के लिए यूज करते बीट्स। वैक्सिंग, और जो मैक्सिमम ऑफ साउंड है, लाउडनेस है, उसको बोलते हैं वैक्सिंग, और जो मिनिमम है उसको बोलते हैं वैनिंग, है ना, जो वाह है वो मैक्सिमम, वाह है वो, उसको मिनिमम को वैनिंग बोलेंगे। इस तरह याद रखें, 1 बीट, एक वैक्सिंग एक वैनिंग मिला के 1 बीट होता है ना, एक मैक्सिमम एक मिनिमम मिला के जो है, तो ये असल में होता है ऐसा, ये दोनों को मिला है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है तो एकदम फ्रीक्वेंसी बढ़ती फिर कम होती बढ़ती है। इस तरह से बीट फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, इसको बीट फ्रीक्वेंसी। और ये क्या रहती है, n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, बीट फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रहती है। प्रूफ करो, बोलेगा अभी अपने पीरियड क्या रहता, उसका टाइम इंटरवल जो रहेगा उसका एक वैक्सिंग वैनिंग का वो पीरियड रहेगा। अब एनालिटिकल होता है, ये है अपने को डेरिवेशन करना, फॉर्मूला लाना, और बोल सकता प्रूव दैट h the beat frequency is equal to the difference of frequencies of each wave।
ऐसा बोलते हैं। कुछ नहीं करना, दो वेव ले लेना आपने, दोनों सब सेम, क्या चेंज खाली इधर फ्रीक्वेंसी n1 इधर फ्रीक्वेंसी n2, और दोनों का स्टार्टिंग डिफरेंस भी सेम कर देना तो कोई मसला ही नहीं है। ये x 0 कर दिया आपने, x 0 करे तो बचा क्या फिर 2 पाई n1t, इधर बचा 2 पाई n2t। ये ले लिए हमारी दो इक्वेशंस। फिर क्या भाई, a कॉमन sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2a लिख दिए इधर, ये sin, ये 2 पाई कॉमन लिए c प्लस d बाई 2, 2 पाई इधर अंदर n1 माइनस n2 बाई 2, ये हो गया। फिर क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर जो है 2 कैंसिल कर सकते, नहीं करा लेकिन चलो देख लेंगे। कॉस वाला पहले लिख देंगे, और हमको मालूम है साइन को छोड़ के बच्चा जो रहता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बस आ गया y इज इक्वल टू a साइन, ये लिख दिए पूरा, और n1 प्लस n2 बाई 2 को n बोल देंगे, बीट फ्रीक्वेंसी n1 n2 बाई 2 इसकी जगह लिख दी तो 2 बाई n2। ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के जैसी इक्वेशन आ गई, यानी बीट फ्रीक्वेंसी भी एक प्रोग्रेसिव वेव है बोल के अपन बोल सकते हैं। और फिर ये जो एम्पलीट्यूड की जगह रखे थे ये लेंगे और वैक्सिंग वैनिंग में पुट करेंगे। वैक्सिंग में ये 2a रखते प्लस माइनस 2a, और वैनिंग में 0 रखते और फिर लेके आते। चलो मैक्सिमम यानी वैक्सिंग के लिए 2a कैंसिल, कॉस इधर गया कॉस इनवर्स ऑफ 1 है ना, 1 होना चाहिए यहाँ पे, जो 2a कट गया प्लस माइनस 1 बचता है, गलती से ये लिख दिया उसने। और फिर कॉस कितने पे 1, 0 पे 1, पाए पाए मिला दो, आगे के वैल्यू पाए कॉमन लेके काट दिए, फिर यहाँ से t की वैल्यू रख, n1 माइनस n2 नीचे आया, तो पहले तो 0 के पास गया सभी 0, और इधर पाए के पास गया तो पाए कट, ये पाए कट है ना, 2 भी कट, यानी नीचे क्या आया 1 बाय n1 माइनस n2, 2 बाय n1 माइनस n2। और फिर अपने को मालूम है टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2 का माइनस t2 माइनस t1, इसमें से माइनस करे, ये आ गया माइनस 0 करे, नहीं भी लेके चलता टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसका इनवर्स कर देते, यानी n इज इक्वल टू आ गया n1 माइनस n2, लिखना ही भूल गया हमने, यहाँ लिखना भूल गया, n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, और मिनिमम के लिए लिख दिया हमने, यहाँ पे भी लिखना चाहिए ये वाली स्टेप बिट वैक्सिंग की। और फिर हम दोनों में लाने के बाद मैक्सिमम वैक्सिंग की भी लाना, वैनिंग की भी लाना, यहाँ 0 रखे, 2a भी गया 0, cos 0 कितने पे पाई बाई 2 पे 3 बाई, पाए कॉमन काट दिए, 2 काट दिए, फिर ये t के अलग वैल्यू 2 का माइनस करो, ये आ गया। यानी हम ये दोनों लाने के बाद बोलना therefore it is observed that it is proved that the beat frequency is equal to the frequency of each wave, दोनों तरफ भी वही चाहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कोई मजेदार चीज है, कोई खास चीज है नहीं इसमें। देयर इज द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने पास, 3 है। पहले लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। कौन सी चीज क्या है भाई जरा देख लीजिए। लाउडनेस नाम से दिख रहा, लाउड इज द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी के हिसाब से लाउड और लो अपन इसको याद रख सकते हैं, ये है लाउडनेस ऑफ। पिच को बोलते हैं सुरेलियत, अपन बोलते हैं जिसमें सुरेली आवाज है ना, यानी कि लड़कियों की पिच ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज, ऐसा अपन बोल सकते हैं। पिच इज अ सेंसेशन ऑफ साउंड विच हेल्प द लिसन डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, ये इंटेंसिटी पे है लाउडनेस, पिच क्या पे है फ्रीक्वेंसी पे, है ना। हम बोल सकते हैं कि पिच गर्ल्स की ज्यादा होती है और वॉइस की कम होती है। क्वालिटी ऑफ टिम्बर, क्वालिटी या टिम्बर, क्वालिटी जिसको टिम्बर बोलते हैं, ये क्या है, जैसे कि फोन लगाए किसी ने, बराबर अपन आवाज सुन के पहचान लेते दोस्त कौन सा दोस्त, तो वो है क्वालिटी साउंड की। टिम्बर भी जिसे हम कहते हैं, आवाज ही सुन के अरे बोले फोन सेव नहीं है नंबर, मैं तुम्हारे आवाज से पहचान लिया, वैसा है क्वालिटी टिम्बर। हर एक की क्वालिटी, अगर आपकी आंख पे पट्टी बांध के गिटार बजाए पियानो बजाए तो आप बराबर पहचानिए गिटार कौन सा है पियानो कौन सा, यानी ये क्वालिटी है साउंड की, ठीक है। क्वालिटी साउंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड सेम पिच और लाउडनेस। लाउडनेस पिच सेम भी रहेंगी, है ना, सब सेम, लेकिन आप क्वालिटी उसकी पहचान सकेंगे कि वो क्या है। ये 3 प्रॉपर्टीज है, याद रखना। जैसे यहाँ पर बताया कि भाई एम्पलीट्यूड करके हाई लो एम्पलीट्यूड, जहाँ पे क्वाइट साउंड अपने को ज़्यादा सुनाई नहीं देता, हाई एम्पलीट्यूड स्पीकर का आवाज़ ज़्यादा सुनाई देता, और उसके बाद जो पिच के बारे में लो पिच लो साउंड ये रहता है, याद रखना। और हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच हाई साउंड, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मालूम है अपने पहले से भी क्लासिफिकेशन कर देना है खाली कैसे कैसे रहते। पहले रहता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग यानी डोरी से बजाने वाले गिटार है, और इट कंसिस्ट स्ट्रिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ट्यून्ड टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी एडजस्टिंग टेंशन इन देम। स्ट्रिंग में टेंशन करके अलग अलग लेंथ कम ज्यादा करे, उस पे एन बदलता, आप भी बोले एन इनवर्स उस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस। वाइड इंस्ट्रूमेंट जिसमें फूंक कर बजाया जाता है हवा के थ्रू, जैसे कि हमारे पास ये फ्लूट हो गया, है ना। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर एयर कॉलम रहता, साउंड प्रोड्यूस बाय सेटिंग वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। और दूसरा है परकुशंस, मरफा, तबला, ये सब जो है हमारे पास बाजा, तो ये सब क्या है भाई, परक्यूशन यानी ठोक के बजाए जाने वाले। ये एक मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, और इन दिस इंस्ट्रूमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेटिंग वाइब्रेशन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इस तरह से हम ले सकते हैं।
इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रख लो, पूरे फार्मूले जो जो है यूज करे। चैप्टर छोटा है, डेरिवेशंस बड़े हैं, तो दूसरा कुछ नहीं है, चाहे पॉइंट्स कम है ना, ठीक है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर ही अच्छे से याद कर लेना। तो आप मैथमेटिकल डेरिवेशन में एक चीज याद रखो, ये जो डेरिवेशन करे सुपरपोजिशन ऑफ वेव का जो लाए एक, ये इंपॉर्टेंट है। बीट्स का ऐसे ही लाए 2 इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी वेव का भी ऐसे ही लाए 3, और कल ऑसिलेशन में कंपोजिशन ऑफ एसएचएम लाए 4 में से एक तो एग्जाम में 4 मार्क्स को दे सकता। ये सब एक जैसे है ना, साइन सी प्लस साइन डी पे 2 है स्टेशनरी वेव और बीट्स, और ये वाले वो वाले साइन ए प्लस बी पे 2 फॉर्मूले थोड़ा याद करके अच्छे से कर लेना। बाकी